गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में शांति बनाए रखने की सत्ता पक्ष की इच्छा कुछ ज़्यादा ही कठोर कार्रवाइयों के रूप में सामने आई है। अब तक राज्यसभा के 20 सदस्य इस सप्ताह के लिए और लोकसभा के 4 सदस्य पूरे सत्र के लिए निलंबित किए जा चुके हैं। विपक्षी दल महंगाई और जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के मुद्दों पर तत्काल बहस की मांग कर रहे थे। सत्ता पक्ष का कहना है कि ये सदस्य कुछ सुनने को तैयार नहीं थे और सदन की कार्यवाही में निरंतर बाधा डाल रहे थे। बावजूद इसके इस तरह की कार्रवाई को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। संसद सत्र के दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा करना, नारे लगाना या वेल में जाना कोई नई बात नहीं है। बेशक इस वजह से कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ती है, लेकिन किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसे विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार माना जाता है। विपक्ष किसी मुद्दे पर सदन की कार्यवाही रोककर या संसद में कामकाज ठप करके भी राजनीतिक संदेश देता है। सत्ता पक्ष जरूर कोशिश करता है कि ऐसी नौबत न आए और संसद का कामकाज सुचारू रूप से चले, यह उसका दायित्व भी है। लेकिन इसके लिए वह विपक्षी दलों और प्रमुख नेताओं से बातचीत कर उनके साथ तालमेल बनाने और उन्हें विश्वास में लेने का तरीका अपनाता है। यह समझना जरूरी है कि संसद के दोनों सदनों में क्लासरूम जैसे अनुशासन की न तो ज़रूरत होती है और न उसकी अपेक्षा की जा सकती है। हर सांसद अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ होता है। वह उनकी सोच और उनके हितों की नुमाइंदगी कर रहा होता है। इसी तरह विपक्ष का अपना दायित्व होता है, जो सरकार की इच्छा और उसकी तय की हुई शर्तों के अनुरूप चलने से पूरा नहीं होता। भले सत्ता पक्ष के पास संख्या बल हो, विपक्ष की आवाज़ को संरक्षित करने की जिम्मेदारी उसकी भी होती है। इस जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। चिंता की बात है कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में यह प्रवृत्ति कमज़ोर पड़ने के बजाय मजबूत हो रही है। पिछले सत्र में विपक्ष के 12 सदस्य निलंबित किए गए थे। इस बार राज्यसभा के 19 सदस्य एक साथ निलंबित कर दिए गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है। समझना होगा कि ऐसे कदमों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चला आ रहा तनाव कम नहीं होता, बल्कि बढ़ जाता है। इससे सदन के भीतर कामकाज के लायक माहौल बनाना और मुश्किल हो जाता है। दोनों पक्षों के जिम्मेदार सदस्यों को अपनी तरफ से तत्काल पहल करके समझौते की कोई राह निकालने की कोशिश करनी चाहिए। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के हालिया छापे के बाद तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और बंगाल के उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पार्थ चटर्जी ने मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को 4 बार फ़ोन लगाया। हर बार बांग्ला में यही जवाब मिला, दीदी फ़ोन उठा नहीं रही थी और
पार्थ की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जाहिर है वह दीदी से मदद की आस लगाए हुए थे। पार्थ देख चुके थे कि 2019 में शारदा घोटाले को लेकर कोलकाता के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई के विरोध में ममता बनर्जी खुद सड़क पर आ गई थी। मई 2021 में भी नारद स्कैम में फंसे तृणमूल के मंत्रियों और विधायकों की गिरफ्तारी के बाद वह सीबीआई के कोलकाता कार्यालय में घंटों धरने पर बैठी थी। मगर इस बार पार्थ चटर्जी की त्राहिमाम गुहार पर ममता का मौन संदेश था। हे पार्थ, मैं इस पाप की भागीदार नहीं बनूंगी। 3 दिन बाद 25 जुलाई को बंग विभूषण समारोह में भाषण देते हुए ममता ने साफ कर दिया कि अगर कोई दोषी साबित होता है तो आजीवन कारावास की सज़ा दी जाए और वह भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करती। वह इस बात से उत्तेजित थी कि विपक्ष घोटाले को लेकर उनको भी संदेह के दायरे में ला रहा है। उनकी नाराज़गी सही थी। शायद ही किसी को ममता की ईमानदारी पर शक हो। ममता की व्यक्तिगत छवि अच्छी होने के कई कारण हैं। पहला, वह लंबे समय तक सांसद रही हैं लेकिन पूर्व सांसद वाली पेंशन नहीं लेती। दूसरा, बतौर सीएम भी वह अपना वेतन नहीं ले रही हैं। तीसरा, उनका गुजारा पुस्तकों और गीतों की रॉयल्टी और पेंटिंग की बिक्री से मिली रकम से चलता है। सादगी आज भी उनकी पहचान बनी हुई है। बावजूद इन सबके सरकार की मुखिया होने के नाते वह अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। जहां तक बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन में अवैध नियुक्तियों की जांच का सवाल है तो हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई यह जांच कर रही है। लेकिन भारी मात्रा में अवैध लेन देन का सुराग मिलने पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने भी अपनी जांच शुरू की। इसी जांच के तहत ईडी ने 22 जुलाई को सुबह घोटाले से जुड़े 14 लोगों के घरों पर एक साथ छापा मारा। इनमें पार्थ चटर्जी के अलावा वर्तमान शिक्षा राज्य मंत्री परेश सी अधिकारी, विधायक और पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के पूर्व अध्यक्ष मानिक भट्टाचार्य, पार्थ चटर्जी की निकट सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के नाम शामिल थे। अर्पिता मुखर्जी के आवासीय परिसर से 21.20 करोड़ रुपये, 22 से अधिक मोबाइल फ़ोन, संदिग्ध कंपनियों के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विदेशी मुद्रा और सोना बरामद हुए। पूछा जा रहा है कि क्या यह सब पार्थ चटर्जी का ही है। इस संदेह के 3 कारण हैं। पहला, बरामद किए गए आधा दर्जन फ्लैटों और ज़मीन के दस्तावेज़ों में कईयों पर दोनों के नाम हैं। दूसरा, छापे के दौरान नोटों के कई ऐसे पैकेट मिले हैं जिनके लिफाफों पर स्कूल सर्विस कमीशन लिखा हुआ है। तीसरा, 2014 से 2021 तक पार्थ चटर्जी राज्य के शिक्षा मंत्री थे। लगभग सारे मामले इसी दौर के हैं। स्टॉप।